नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने राकेश परिहार आज आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन आज आपको मैं कराऊंगा और आपको इस एक्सरसाइज में बताऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ध्यान देना, आपको मैं पहले छोटे बेसिक से बताऊंगा कि आप छोटी क्लास में 7th 8th में और 6th में कर भी चुके होंगे कि जब आप भाज्य बराबर आप कर चुके होंगे। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर। आप जैसे कि आप छोटी क्लास में कर चुके हैं कि जैसे कि हम 6 का भाग दें किसमें, कुछ भी समझ लो, 38 हो या 35 हो या कुछ भी समझ लो, तो 6 का 38 में कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हो 6 का 6 बार, क्योंकि 6 से 6 मतलब अंक एक जैसे मिल रहे हैं, तो शायद कंफ्यूज हो सकते हो। इस वजह से मैं अंक ले लेता हूं 5। तो 6 का 35 में भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो 6 का 35 में 5 बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो देखो जिससे हम भाग देते हैं उसे मानते हैं हम भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में क्या, वैसे तो आप जानते हो जिसे डिवीजर बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसे बोलेंगे बी, और जिसमें डिवाइड देंगे उसे बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। ठीक है, जिसमें डिवाइड देंगे उसे बोलेंगे भाज्य। और भाज्य को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलेंगे भागफल, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू। और जितना आपको बचता है इसे बोलते हैं क्या? शेष फल। ठीक है, और शेषफल को हम क्या बोलेंगे? आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। अब हम आपको बताएंगे कि हाई स्कूल में आपको क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम क्या लिखेंगे फिर? भाज्य के अनुसार भाज्य कितना है? ए। ठीक है, ए। और भाजक कितना है? भाजक आपका बी। ठीक है, और फिर इसके बाद गुणा भागफल कितना है? भागफल है क्यू। तो देखो गुणा, आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह माना जाता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है? आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना कि इसमें ये क्या होता है, जो आर होता है मतलब जो शेषफल होता है वो या तो 0 आएगा। आप जानते हो कि जैसे कि हम 6 का डिवाइड दें 30 में, तो 6 का डिवाइड 30 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा? 0, मतलब शेषफल कितना बचा? 0। तो इसका मतलब शेषफल कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। तो इसका मतलब शेषफल या तो 0 आ सकता है। अगर 0 ना होता तो यहां पर जैसे कि हमने आपको करके बताया है, 6 का 35 में भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 5। तो आपको बताया या तो 0 आएगा या तो 0 आएगा। 0 का मतलब बराबर, या तो ये r जो है या तो 0 आएगी मतलब बराबर, और या 0 से बड़ी आएगी। तो मतलब जो 5 है वो 0 से कैसी है? बड़ी है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जो शेषफल है वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से कैसा होता है? छोटा। आपको पता है कि 6 का 35 में भाग दिया तो 5 शेषफल बचा, और शेषफल तभी बचेगा जब ये छोटा होगा। अगर ये बड़ा होता शेषफल, बाय द वे ये 5 की जगह 8 होता तो आप जानते हो भाग गलत हो जाता, तो शेषफल कभी इससे ज्यादा बच ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं या तो जो शेषफल होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा 6 मतलब किससे छोटा होगा? b से हमेशा ये r छोटा आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो 5 है वो 0 से कैसा है? बड़ा है, और 6 से कैसा है? छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जो r होता है वो 0 से या तो बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, या 6 से b से कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये आपको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझाया कि ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आपका पहला उदाहरण है
पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला उदाहरण है, और इस एक्सरसाइज से पहले तो उदाहरण नंबर आपका 1 है। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया है? उदाहरण नंबर 1 में दिया है आपका 4052 और 12,576 और 12,576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालो। एचसीएफ ज्ञात करो। अब ध्यान देना, अब एचसीएफ क्या चीज होता है आप छोटी क्लास में कर चुके हैं। एचसीएफ क्या चीज होता है? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है? सबसे बड़ा जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखो कर सकते हो, जैसे कि आप जानते हो कि 36 है तो 36 में किस संख्या से भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा, 18 से जाएगा और 36 से जाएगा। तो 36 के ये सब क्या है? फैक्टर है, मतलब गुणनखंड है। गुणनखंड किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं से किसी संख्या में भाग चला जाए उन्हें ही गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो अब 30 इसी तरीके से मैं देखूं 30 दो संख्या लेनी मैंने 36 और 30। अब मैं कहूं इन दोनों का एचसीएफ निकालो। ठीक है, अब ध्यान देना, तो 30 में किससे भाग देंगे? 1 से चला जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर ये हो गया, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा 30 में, और 5 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा और 15 से भी चला जाएगा और उसके बाद 30 से जाएगा। अब आप ये देखोगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है? जो सबसे बड़ा हो। तो देखो 1 भी कॉमन है इसमें, तो 2 भी कॉमन है, मतलब उसने क्या कहा? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़े से बड़ा कॉमन कौन है? तो देखो बड़े से बड़ा, ये इससे भी बड़ा अभी दिया है, इससे बड़ा देखो 3 के बाद में आपको पता है 5 इसमें नहीं है। ठीक है, 4 भी नहीं है। अब इसके बाद कौन है? 6। अब 6 के बाद में कोई बड़े से बड़ा कोई संख्या मिल रही है? कोई नहीं मिल रही है ना। तो इसका मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन हो गया? 6। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 6 मतलब। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 6। मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वह बताइए जिसका इन दोनों में पूरा भाग चलाया जाए, और उस संख्या से बड़ी भी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। देखो आपको पता है इन दोनों 6 दोनों में मिल रही है, इस 6 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो मिल रही हो। तो सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन है और सबसे हाईएस्ट है, दोनों में कॉमन भी होनी चाहिए और हाईएस्ट होनी चाहिए। इस वजह से इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ की फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे इसकी सहायता से। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? आपको पता है कि ये जो छोटी होती है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड किया जाता है। तो आप छोटी क्लास में डिवाइड भी कर चुके हैं, और डिवाइड पहले हम इसका देंगे या इसका देंगे? तो पहले हम इसका देंगे क्योंकि छोटी संख्या है। तो पहले हम एक तरफ इसका डिवाइड कर देते रफ कॉपी के अनुसार। ठीक है, ये रफ कॉपी के अनुसार करेंगे। तो 4052 का किसमें भाग देंगे? 12,576 में भाग देंगे। ठीक है, तो 4052 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा? तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 का इसमें 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो देखो कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो 4052 का इसमें कितनी बार गया? 3 बार भाग गया। कितनी बार? 3 बार। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, अब देखो ये 0 बचा। ठीक है,
एक बार संख्या कंफर्म कर लेते हैं कि यही संख्या है, ठीक है यही है। अब 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12, ठीक है। 6 में 6 0, 7 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। अब आपको पता है यार शेष कितना बचा, 420। कितना बचा, 420। तो आप इसको इसमें पहले लिखोगे 12,000, आप क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कौन सी है, a बराबर BQ प्लस R के अनुसार, ठीक है। यही मैंने हिंदी में लिख दिया, वैसे भी लिख दिया सूत्र के अनुसार। इसके अनुसार करेंगे तो a इसमें कौन है, यही तो है, मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो 12,576। अब 12,576 में किससे भाग देंगे, किससे भाग दे रहे हैं, b की जगह पे कौन है, 4,052। अब q कौन होता है, भागफल कितना आया, 3, तो शेषफल कितना है, r कितना है, 420। अब आप देख सकते हो कि देखो हमेशा ध्यान रखना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होता है, जिसका डिवाइड चला जाए। तो इस 4,052 का मैंने इसमें डिवाइड दिया तो 3 बार गया, तो इसमें शेषफल बचा कि नहीं बचा, तो जिसमें शेषफल बचेगा तो इसका मतलब अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, क्योंकि 4,052 का इसमें पूरा भाग गया ही नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इस 420 का जो बचा है, इस 420 का फिर इसमें भाग देंगे। ये रफ कॉपी के अनुसार कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 420 का इसमें कितनी बार भाग जाएगा, डिवाइड देके देख सकते हो, कम से कम 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 37, ठीक है। 0 और 9 2 जा 18 की 8, कैरी 1, 9 4 जा 37 हो गया, ठीक है। तो ये 9 बार गया, तो यहाँ कितना बचा, 3780, ठीक है। तो यहाँ 2 बचा, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में 7 गया तो कितना बचा, 2, ठीक है। तो 272। तो इसका मतलब 420 जो रिमाइंडर बचा था, जो शेषफल बचा था, इसका फिर इसमें डिवाइड देते, क्योंकि इसका इसमें दिया तो शेषफल इतना बचा, फिर शेषफल का जिसमें डिवाइड दिया था उसमें डिवाइड देंगे। तो इसका मतलब है 4,052 में 420 का डिवाइड दिया हमने कितनी बार, 9 बार, ठीक है। और 9 बार डिवाइड देने पर कितना बचा आपका, 272। कितना बचा, 272। तो आपको पता है इसमें शेषफल अभी बच रहा है, तो इसका मतलब अभी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 272 का किसमें डिवाइड देंगे, किससे पहले डिवाइड दिया, 420 में, तो 420 में डिवाइड देंगे तो 272 का इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक बार डिवाइड जाएगा। इसमें से 0 में से 10 जाएगा नहीं, सॉरी 2 जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। 11 से 7 गया तो कितना बचा, 48 बचा, ठीक है। और इसका 11 में से 7 गया 4 बचा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 148 बचा, ठीक है। अब इसका मतलब 420 में हम कितने से डिवाइड देंगे, इससे। देखो इसकी पीछे वाली संख्या का इसमें डिवाइड देते जाओ, जिससे देते जा रहे हो उसकी उसमें देते जाओ, ठीक है। तो 272 का इसमें डिवाइड दिया, कितनी बार गया, एक बार बचा, एक बार गया। अब शेष कितना बचा, 148। देखो अभी शेष बच रहा है, ठीक है। तो अभी शेष बच रहा है, तो इसका मतलब अभी इसका HCF नहीं आया। फिर 272 में देंगे कितने का, 148 का, ठीक है। अब 148 का देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 148 का 272 में, तो 272 में कितना, 148। 12 में से 8 गया 4, मतलब 12 में से 8 गया 4, आप घटा सकते हो, और 6 में 4 गया 2, ठीक है। और 2 में से गया तो ये 124, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इसमें एक बार भाग गया और रिमाइंडर कितना बचा, 124, ठीक है। अब 20 शेषफल नहीं बचा, तो हम फिर क्या आएंगे, 148। 124 का एक बार भाग जाएगा, ठीक है। तो 124 का 148 में भाग देंगे तो कितनी बार गया, क्या बचा, 4 24, ठीक है। तो ये बचा कितना, 24, कितना बचा, 24। तो 124 का एक बार भाग गया, रिमाइंडर बचा 24, मतलब शेषफल 24 बचा। अब भी HCF नहीं है, फिर देंगे 124 में, ठीक है। तो 124 में 24 का भाग देंगे, और भाग देके देख लेना 5 बार जाएगा,
ठीक है। उसी तरीके से 24 का 124 में भाग देंगे, ठीक है। तो 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा, 24 पंजे 120, बचेगा कितना 4, ठीक है। तो बचा, अभी भी शेष बच रहा है, ठीक है। 24 पंजे 120, बचा कितना 4, अभी भी 4 बच रहा है ना। तो इस 24 में फिर 24 में भाग देंगे कितने का 4 का, ठीक है। अब इस 4 का इसमें कितनी बार भाग गया 6 बार, तो इस 4 का 24 में भाग देंगे तो कितनी बार गया 6 बार, तो कितना बचा 0, तो शेष पर यहां कितना हो गया 0। तो मतलब किससे भाग देने पर 0 बचा 4 से, एंड किस पे हुआ 4 पर, तो इसका मतलब हो गया HCM, इसका कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये उदाहरण नंबर आपका 1 सॉल्व हुआ। ये आपको रफ कॉपी के तौर पर करना है। अब आपको उदाहरण नंबर दूसरा, सही बच्चे अपना उदाहरण नंबर दूसरा निकाला। अब आपको उदाहरण नंबर दूसरा बताएंगे। देखो उदाहरण नंबर दूसरे में बताया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का। उदाहरण नंबर दूसरा है, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, 2q + 1 के रूप का होता है। अब देखो सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है कि उसने कहा 2q + 1 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि पूर्णांक है तो कैसा है, आपको पता है कि इसमें धनात्मक की बात हो रही है तो धनात्मक ही पूर्णांक होगा, ठीक है। तो q क्या है एक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, q एक कोई पूर्णांक है, q एक कोई पूर्णांक है। कोई का मतलब जानते हो, q की जगह पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और कोई भी का मतलब धनात्मक लेंगे क्योंकि धनात्मक की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि माना, ध्यान देना, माना दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे माना धनात्मक समपूर्णांक। अब हम आपको पता है धनात्मक समपूर्णांक लेंगे तो धनात्मक समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 2 4, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है, और 10 12 ... धनात्मक समपूर्णांक, ये धनात्मक समपूर्णांक हो गए। तो तुम्हें पता है धनात्मक समपूर्णांक तो यही होंगे। अब धनात्मक समपूर्णांक आप जानते हो कि सम किसे कहते हैं। सम मैं आपको बता चुका हूं कि सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग जाता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका 2 से भाग जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 से ही भाग देना है। मतलब आपको पता है मैं यूक्लिड व्यावहारिक प्रमेयिका का सूत्र लिखा चुका हूं, BQ + R। तो Q के पास जो होता है वो क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। ऐसे ही Q के पास ये 2 क्या है, भाजक, मतलब 2 से भाग दिया जाएगा। तो धनात्मक समपूर्णांक ये है, तो ये बताओ कि 2 का भाग दिया जाएगा किसमें, 2 में। मतलब पहली संख्या समपूर्णांक कौन सी है, 2। तो पहले हम 2 का भाग किसमें देंगे, 2 में। तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 2 का भाग 2 में पूरा जा रहा है 1 बार, तो शेष कितना बचेगा 0। फिर दूसरा समपूर्णांक क्या आया, 4। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, शेष कितना बचा 0, ठीक है। फिर 2 का भाग
किसमें 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, शेष कितना बचा 0। 8 में कितनी बार जाएगा 4 बार, शेष कितना बचा 0। 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, शेष कितना बचा 0। तो इसका मतलब सेंस सीधा सीधा है कि हम कोई भी समपूर्णांक लें, कोई भी समपूर्णांक लें तो देखो आपको दिखाई दे रहा है 2 2 2 2 2, तो लिखना है आपको Q कोई भी पूर्णांक, Q बराबर क्या, Q बराबर देखो 1 2 3 4 5। देखो मैंने आपसे बोला 2 से भाग दिया जाएगा, तो किससे भाग दे रहा हूं 2 से 2 में भाग दिया एक बार, 2 से 2 में भाग दिया, 4 में भाग दिया 2 बार, तो मतलब कितनी बार भाग जा रहा है, ये क्या है, ये पूरी लाइन किसकी है Q की, और ये किसकी है B की, है ना। तो ये पूरी लाइन B की है क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से सब में भाग दिया जा रहा है, और Q का मान 1 2 उसने बोला है ना, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो Q बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के लिए, ठीक है। आपको पता है कि समपूर्णांक इसी रूप में होंगे, ठीक है, इसी रूप में होंगे ना, क्योंकि जो B है वो 2 है, कोई भी समपूर्णांक होगा वो 2 4 6 मतलब 2Q के रूप में होगा। Q की जगह आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक रख लीजिए, देखो 1 रख लो तो 1 दूनी 2, 2 रख लो 2 दूनी 4, मतलब सम रखिए, सॉरी सम मत रखिए, वो धनात्मक रखिए, सॉरी। तो Q की जगह आप कोई भी पूर्णांक ले लो, 2 और 1 रखेंगे तो 1 का 2 में भाग देंगे, सॉरी 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, मतलब आएगा क्या सम आएगा। तो आप लिख सकते हो के लिए, आप लिख सकते हो के लिए 2Q प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किसके रूप का होगा, समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है। देखो आपको मैंने शो करके बताया कि देखो उसने कहा Q एक कोई पूर्णांक है, तो कोई पूर्णांक मैंने ले लिया, पहले उसने सम की बात कही तो मैंने सम पूर्णांक ले लिए, कितने भी हो सकते हैं। पहले मैं आपको शो करा रहा हूं कि देखो पहले 2 लिया तो समपूर्णांक तो नहीं कहते हैं जिसमें 2 से भाग देते हैं, तो 2 से इसमें भाग दिया तो 1 बार गया, 2 से इसमें गया 2 बार गया, 2 से इसमें 3 बार गया, 2 से इसमें 4 बार, 2 से इसमें 5 बार। देखो इसकी जगह पर संख्या चेंज होती गई है, पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो इसका मतलब ये पूर्णांक चेंज होते गए हैं। तो Q का स्थान चेंज होता गया है, तो Q का तो उसने पहले ही बोल दिया Q की जगह पर कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4, लेकिन आएगा धनात्मक, लेकिन ये जिससे भाग दे रहे हैं 2 वो चेंज नहीं होगा। तो देखो 2 चेंज नहीं हुआ, तो ये पूरा रूप किसके रूप में हो गया, 2Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना 2Q। तो इस पूरे को हम मान लें, ये B का मान तो 2 है ही, और ये पूरा क्या है Q, तो Q की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें लिखा Q बराबर 1 2 3 4 के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है। तो समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है, तो ये तो समपूर्णांक बता दिया। अब बात आती है किसकी, विषम पूर्णांक की, ठीक है। तो आपको मैं अब विषम पूर्णांक के बारे में बताऊंगा कि ये तो समपूर्णांक मैंने आपको सिद्ध करा दिया, अब मैं आपको बताऊंगा विषम पूर्णांक, ठीक है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक क्या है 2Q प्लस, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1, ये सिद्ध करना है कि 2Q प्लस 1 ही आएगा। Q की जगह पर वही संख्या 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक देखो, विषम पूर्णांक 1 2 3 4 5 6, सॉरी विषम पूर्णांक लेनी है, तो 1 3 5 7 9 और 11 13 और 15 और 17 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिए। अब मैं आपसे कहूं कि देखो किससे भाग दिया जा रहा है, इसमें भी 2 से, किससे भाग दिया जा रहा है 2 से। Q क्या है, Q की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये, ठीक है, Q की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मतलब Q की जगह पर इन संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है विषम पूर्णांक, ठीक है। तो अब मैं क्या लूंगा विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक 1 तो 3, सॉरी माना क्या है ये धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए तो आप क्या करेंगे, पहले हम 1 है तो 1 में 2 से भाग देंगे, तो 1 में 2 से भाग कितनी बार जाएगा 0 बार, कितनी बार जाएगा 0 बार, शेष कितना बचेगा 1,
ठीक है, क्योंकि 2 का 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 0 बार ही तो जाएगा। तो अगर हम 2 का जैसे कि 1 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो यहाँ क्या रखेंगे? 0, तो क्या बचेगा? 1, तो शेष भी 1 बचा, तो हम शेष यहाँ क्या रखेंगे? 1, ठीक है। फिर भाग देंगे किसमें? 3 में। कितने से? 2 से ही। तो 2 से 3 में भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2, बचा कितना? 1। ध्यान देना, जैसे 2 से 3 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, बचा कितना? 1, ठीक है। तो 1 बार गया, शेष 1 बचा। फिर उसके बाद 5 में भाग देंगे, तो 5 में 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। देखो 5 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचा? 1, तो शेष कितना बचा? 1, ठीक है। अब इसके बाद हम देंगे 7 में 2 से भाग देंगे। देखो आप ये सोचना कि 2 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ 2q, तो इसका मतलब उसने जो b का मान है, भाजक का मान है, वो पहले ही दे दिया है कि 2 से ही भाग देना है, ठीक है। अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 से भाग देते, यहाँ 4 होता तो 4 से भाग देते, लेकिन इसका भाग इसमें देंगे तो वो उसके अनुसार आपको देखना है कितनी बार जाएगा, कितना शेष बचेगा। लेकिन 2 से ही देना है क्योंकि यहाँ 2 दिया है, तो 2 से 5 में दिया, तो इसी तरीके से 2 से 7 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर भी शेष 1 बचेगा। 2 से 7 में देखो इस तरीके से 2 3 6, बचा कितना? 1, ठीक है, तो 1 बचा। फिर 9 में देंगे तो 2 से इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार, तो शेष कितना बचेगा? 1। ऐसे ही 11 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार, शेष कितना बचा? 1। तो ऐसे ही देते चले जाओ, ठीक है, ऐसे ही देते चले जाओ। देखो विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्याओं में 2 से भाग दिया और 2 से भाग दे रहे हैं, तो देखो पहले कितनी बार गया? 0 बार। फिर 2 से भाग दिया कितनी बार गया? 1 बार। 2 से भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार। 2 से भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार। और 2 से भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार। और शेष सब में 1 1 बचता जा रहा है। मतलब 2 से विषम संख्याओं में भाग देने पर हर बार शेष 1 बच रहा है, और ये सब संख्या 0 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये पूरा मान किसका है? Q का, और जो B का मान है वो ये है, तो मतलब B तो नो चेंज है, तो Q का मान, तो इसका आपको लिखना है Q बराबर 0 1 2 3 4, सॉरी Q बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 के लिए। किसके लिए? के लिए आप क्या लिखोगे? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक, देखो आप देख सकते हो, मैं आपको शो करा चुका हूं कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का है या नहीं है। धनात्मक विषम पूर्णांक में इस 2 से भाग देने पर, मतलब यहां स्पष्ट है कि 2 से भाग दिया जाएगा, उसने पहले कह दिया कि 2 से भाग दिया जाएगा, तो इस रूप में होगा कि नहीं होगा, उसका कहने का सेंस यही है। अगर 2 से भाग दिया जाए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक में, तो वो इस रूप का होगा या नहीं होगा। तो देखो मैंने भाग दिया, तो ये तो Q का मान तो कुछ भी हो सकता है, उसने कह दिया ना Q एक कोई पूर्णांक है, कोई भी हो, तो यहां पर तो कोई भी आ सकती है, लेकिन ये एक तो ये 2 और ये 1 चेंज ना हो, लेकिन Q की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो Q की जगह पर देखो कुछ भी है, लेकिन ना तो 2 चेंज हुआ और ना ही 1 चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये 2Q+1 के रूप का है, और Q की जगह पर कोई भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं हम। अब उदाहरण नंबर 3 क्या है, आपको इसी तरीके से बताना है कि दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 3 है दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई एक दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 या 4Q+3 के रूप का होता है। दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q+1 व 4Q+3 के रूप का
होता है। ठीक है, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके बाद में हम क्या करेंगे, 4q+3 के रूप का होता है, जहां वही तरीका, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। क्या है? जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम आपको लेंगे विषम पूर्णांक। देखो, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, ठीक है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक आप कौन कौन सा ले सकते हो? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 17 और 19, 21। ठीक है, अब इसके बारे में अब आपको हम क्या करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक करेंगे। तो यूक्लिड वायर प्रमेय का क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, प्रमेयिका के अनुसार। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब प्रमेयिका के अनुसार अगर हम लेंगे तो देखो पहले हमें पता चल गया कि b का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 का 1 में भाग देंगे, कितने का? 4 का। अब आपको पता है कि 4 का 1 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 0 बार। शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब 4 का 3 में भी भाग देंगे, 4 का 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 0 बार। उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने पीछे कराया था, उसी तरीके से आपको ये करना है। 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। ठीक है, तो 0 में भाग देंगे, 0 बार भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा, है ना? बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 3 शेष बचेगा। तो आप देखो इस तरीके से ले रहे हो, तो इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें 5 में भाग देंगे, ध्यान देना। तो पहले आपको कौन सी लेनी है? 5 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? ध्यान दो, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, a बराबर BQ+R से, यहां लिखना है आपको a बराबर BQ+R से। ठीक है, तो देखो 4 का 1 में भाग दिया, 0 बार गया, शेष 1 बचा। 4 का 3 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 0 बार जाएगा तो वही बचता है जो है। ठीक है, अब इसके बाद 4 का 5 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 4 का 5 में भाग इस तरीके से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 का 4 1 4, बची कितनी? 1, तो 1 बार जाएगा। 4 का इसके बाद किस में भाग देंगे? 7 में। कितनी में? 7 में। तो 4 का 7 में भाग देंगे, देखो ध्यान देना, 4 का 7 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। बचा कितना? 3, है कि नहीं है? और उसके बाद 9 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8। देखो 4 का 7 में भाग दिया, अभी बताया मैंने आपको, 4 1 4, बचा कितना? 3, तो 3 शेष। 4 का फिर किसमें देंगे? 9 में, तो 4 का इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, बचा कितना? 1। ठीक है, अब 1 बचा तो 4 दूनी 8 प्लस 1। अब 9 के बाद किसका नंबर आएगा? 11 का। 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। देखो 4 का 11 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना? 3। तो देखो आप देखते जा रहे हो कि कभी तो 1 बच रहा है, कभी 3 बच रहा है, कभी 1, कभी 3, कभी 1, कभी 3, और यहां पर 0 और 1, फिर 2, फिर 2। ठीक है, तो इसका मतलब यह पूर्णांक, मैंने आपको पहले बताया कि बी चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चेंज ना हो और ना ये चेंज हो, ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। क्यों चेंज होता जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि देखो 4 चेंज नहीं है, और 1 आ रही है और 3 भी आ रही है। देखो 1 आ रही है, 3 भी आ रही है, 1 3 1 3 1 3, हर बार आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब ये यही आनी चाहिए। अगर उसने विषम पूर्णांक के लिए कहा है तो विषम संख्या सब लिख लो, मतलब संख्या थोड़ी बहुत लिख लो, उनके लिए आपको सिद्ध कर दो, उनमें फिर भाग दो एक एक करके, जितने से, जैसे यहाँ 4 दिया तो 4 से भाग दो,
5 दिया तो 5 से भाग दो। ठीक है, एक एक करके भाग देंगे तो हमें पता है, तो आप लिखोगे क्या, Q के लिए Q बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 पूर्णांक के लिए, पूर्णांक के लिए। देखो रूप तो आपको दिख गया, ये सिद्ध हो गया, यही इतना ही सवाल बहुत है, ये आपका सिद्ध हो गया कि पूर्णांक के लिए 1 और 3 बच रहा है पीछे, तो देखो 1 और 3 और 4 से भाग दिया जा रहा है दोनों में। Q की जगह पे है कोई भी आ सकता है, देखो Q ये गुणा के बाद में जो कोई भी है वो Q है, यहां कुछ भी आए वो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब भाग सही देना होना चाहिए, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 4 है यहाँ तो ये 4 यहाँ पर 4 ही 4 आनी चाहिए, यहाँ 1 और 3 है तो 1 और 3 ही आनी चाहिए, तो 1 और 3 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो Q बराबर 0 1 2 3 4 पूर्णांक के लिए आप लिख सकते हो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 3। ठीक है, अब अगला उदाहरण नंबर 4 बताएंगे आपको। सॉरी, थोड़ा मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो धीरे धीरे मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं, और आप मुझे अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं भी आपके लिए मेहनत कर पाऊँ अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, देखो उदाहरण नंबर 4 का, एक मिठाई विक्रेता के पास, उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, के पास 420 काजू की क्या है, बर्फियां हैं, बर्फियां, हाँ बर्फियां, और 130 बादाम की बर्फियां, 430 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, 130 बादाम की बर्फियां हैं। आप ध्यान देना, वह इनकी ऐसी डेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। वह इनकी डेरी बनाना चाहती है, डेरी बनाना चाहती है, ठीक है, चाहती है, वह इनकी डेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है, समान रहे तथा ये डेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेर है। अब ये भी है कि स्थान भी कम घेरना चाहिए, तथा ये डेरियां किसमें, परात, हाँ, तथा ये डेरियां परात में न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब क्षेत्रफल भी कम घेरे, स्थान घेरे। ठीक है, तो इस काम के लिए डेरी कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अब देखो ध्यान देना,
थोड़ा उतारने में टाइम लगा। देखो ध्यान दो, ये आपकी परात, ठीक है, क्या है, परात। अब वो ये कह रहा है कि ये आपके पास परात है, आपको इसमें बादाम की बर्फी रखनी है और काजू की बर्फी रखनी है। तो आप समझो ये काजू की बर्फी है, गोल चिन्ह से बता देता हूं, ये काजू की है। जैसे आपको ये काजू की बर्फी रख दी मैंने, ठीक है, ये काजू की बर्फी है, ठीक है, ये काजू की बर्फी रख दी मैंने, डेरी बना रहा हूं ऐसे ही इसी तरीके से, ठीक है। अब एक के ऊपर रखते हैं उसी तरीके से। अब आपको पता है, अब उसके बाद बादाम की बर्फी रख दूं, ये बादाम की बर्फी है, ठीक है, ये बादाम की बर्फी है, थोड़ी आगे पीछे होगी कोई दिक्कत नहीं है, ये बादाम की बर्फी है। अब आपको पता है कि इस तरीके से मैं रखूं तो ये जगह रही इसकी खाली, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा, मैं तो इसका स्थान भी कम गिरना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा पूरी लाइन को भरते हुए चलूंगा ना, तभी तो स्थान कम आएगा। मतलब ये है कि अगर मैं यहां से कम कर दूं तो आगे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी तो स्थान ज्यादा घेरेंगी, तो मैं इसको पूरा भरूंगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पूरी बर्फियों से, जो काजू की बर्फियां हैं उनसे मैं भर दूंगा इनको, ठीक है। तो ये काजू की बर्फियों से भर दिया, ये बादाम की बर्फियों से पूरा भर दिया, ठीक है। तो ये क्या भर दिया, बादाम की बर्फियों से। अब बादाम की बर्फियों से आपको पता है, अब उसने कहा कि ये स्थान कितना गिर रही है। अब आपको ये पता है कि ये समझ लो कि ये काजू की बर्फी है, यहां पर ये बर्फी हो गई संख्या में ए, मतलब इनकी संख्या क्या मान लो, ए संख्या मान लो, क्या मान लो, ए, ठीक है, ये होगी ए, और ये इधर होगी बी। जैसे कहते हैं ये तीन, इधर 3 है और इधर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इधर 10 है। तो वैसे तो मैं इस तरीके से 10 और 3 लिखूंगा, लेकिन इसी तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ये तो सवाल सॉल्व करने के तरीके से समझा रहा हूं आपको। समझ लो कि इस लाइन में इस तरीके से बर्फी रखी है, तो वो है ए, क्या है, ए, और इस तरीके से बर्फी रखी है किसकी, काजू की, वो है बी, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसमें ये हमें पता नहीं है कि काजू की और बादाम की बर्फी कितनी कितनी है, तो आप अंदाजे से ले लो, कोई भी कुछ सा कर सकते हो। तो ये ए है, ठीक है, मतलब इस तरीके से बर्फी रखी है वो ए है, एक ही ट्रे में, और इसमें काजू की इस तरीके से रखी है वो बी मान ली हमने। इसी तरीके से आपको पता है जितनी बर्फी आपकी किसकी रखी होंगी, काजू की रखी होंगी, उतनी ही बर्फी किसकी रखी होंगी, बादाम की। तो ये भी कितनी संख्या होगी, ए, क्योंकि 1 2 3 जितनी ये बर्फी रखी गई है उतनी ही बर्फी ये रखी गई होंगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कितनी होंगी लाइन में, लेकिन परात तो इतनी ही चौड़ी होगी, तो ए जितनी एक ही दूरी में रखी गई है वही एक ही दूरी में ये रखी जाएंगी, मतलब एक ही संख्या में, जितनी संख्या इनकी होगी इस तरीके से लंबाई में, उतनी संख्या ये होगी। बस इतना हो सकता है कि ये चौड़ाई इनकी कम बढ़ती हो सकती है, इसकी कितनी हो सकती है, इसकी कितनी हो सकती है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी ये जो रखने की तरीका है, जो संख्या है वो ए आएगी, इसे समझ लो सी। तो इसका मतलब इन दोनों में आपको पता है कि काजू की 420 बर्फी, तो 420 बर्फी आप कैसे निकालोगे, जैसे 420 बर्फी निकालोगे तो आपको पता है कि बी, और हमें पता है कि 420 ये इस तरीके से और इस तरीके से लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे ना, तभी तो 420 आएगा। तो ये लंबाई में कितनी रखी गई, जैसे मैं आपसे कहूं कि लंबाई में रखी गई 21, चौड़ाई में कितनी रखी गई 21, ठीक है, और इसमें रखी गई 20, इस तरीके से 20 रखी गई और इस तरीके से 21 रखी गई, तो दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 420। तो इसका मतलब इसका गुणा करने पर 420 आएगा, तो ए गुणा बी, तो इन दोनों का गुणा ही तो 420 होगा। अब इसके बाद आया क्या 130, तो ये भी आपको पता है गुणा करने पर ही आएंगे, तो इसका क्या होगा ए गुणा सी, है ना। ये इसकी पता नहीं चौड़ाई की कितनी होगी, क्योंकि परात में ये चौड़ाई बहुत हो सकती है, लेकिन ये चौड़ाई सेम होगी दोनों की, क्योंकि दोनों एक तरफ से भर के गए हैं, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। लेकिन इस बादाम की बर्फी ज्यादा हो सकती है, तो इसकी लंबाई मतलब ये है सी भर सकती है और इसकी उतनी ही रहे बी, ठीक है। तो इन दोनों में एचसीएफ क्या मिल रहा है बताओ, ए मिल रहा है। तो दोनों में
क्या मिल रहा है ए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें हमें हाईएस्ट कॉमन, मतलब ये था मेरा कि इसमें मुझे क्या निकालना है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें HCF ही निकालना है, हमें ऐसे ही पता चलेगा कि हमने ये संख्या मान ली इसकी है, इसकी भी संख्या जितनी इसकी होगी उतनी ही बादाम की बर्फी की होगी, लेकिन इनकी चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। तो इससे हमें पता चला कि बादाम की बर्फी और काजू की बर्फी दोनों में किसका क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये बी और सी और भी मिल जाता, बी और सी मिल जाता, तो इसका मतलब ये इसका LCM हो जाता, ये पूरा मिल जाता। लेकिन इसमें ओनली ए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अतः हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सीधे सीधे स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं कि दोनों का हमें HCF निकालना पड़ेगा। आपको समझाने के तौर पर मैंने इतना बड़ा कराया, ये मत सोचना कि सर ने इतना बड़ा सवाल करा दिया, बस मैंने आपको बताया कि इसमें HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों में सेम संख्या मिल रही थी, इस वजह से सेम एक तरफ की सेम संख्या थी ए। तो हम क्या करेंगे, 130 व 420 का HCF निकालने पर तो देखो 420, जैसे मैंने पीछे बताया था, 130 का इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार। तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। देखो 130 भागित 420, तो 3 बार गया तो कितना होगा, 390। बचा कितना, सॉरी 30 बचा, कितना बचा, 30। रिमाइंडर कितना बचा, 30। तो यहाँ 30 बचा। और 30 का भाग किसमें देंगे, 130 में। 30 का भाग कितने में, 130 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 30 का 130 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, बचा कितना, 10। तो शेष कितना हो गया, 10। अब 30 में भाग देंगे कितने का, 10 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब ये बताओ, 10 का 30 में भाग देंगे तो 10 तिया 30, कितना बचा रिमाइंडर, कुछ नहीं। तो जहां रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो हम लिखेंगे प्रत्येक डेयरी में बर्फियां 10 रखी जा सकती हैं। देखो मैंने आपको उदाहरण नंबर 4 तक, आज का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। और हमारे आपके 2 और चैनल हैं, विकास एकेडमी बाय विकास सर, आपको रीजनिंग, मैथ और जीके वगैरह की तैयारी कराएंगे, जो बहुत अच्छी तरह से कराएंगे और आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। उनका यूट्यूब चैनल है विकास एकेडमी बाय विकास सर, और श्याम डिफेंस एकेडमी है, जो आपको जो एक्स्ट्रा मैथ है उसके बारे में आपको बताएंगे। उन चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।